नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। खबर विशेष आप देख रहे हैं और खबर विशेष में बात उपचुनाव के 2020 की। दरअसल मध्य प्रदेश में सियासत की नई दिशा और दशा तय होने में अब चंद दिनों का वक्त बचा है। तमाम सियासी और आम निगाहें चुनाव आयोग की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिक गई हैं जिसमें उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। उपचुनाव को लेकर कितने सियासी दल तैयार हैं, क्या है सियासी दलों के जंग फतह करने की तैयारी और उपचुनाव के नतीजों पर किस नेता का भविष्य कितना टिका हुआ है। उपचुनाव से जुड़े हर अहम पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एमपी में उपचुनाव की जंग, दिग्गजों के बीच टिकट की टक्कर, कांग्रेस में 4 सीटों पर फंसा पेच, बीजेपी की लिस्ट पर सस्पेंस बरकरार। आज हो सकता है उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। एमपी में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सियासी पारा लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। टिकट बंटवारे में कांग्रेस बाजी मारती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने अब तक 24 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस की 4 सीटें अब भी ऐसी हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। कांग्रेस ने अब तक 24 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। कांग्रेस का 4 सीटों पर पेच फंसा। मेहगांव, बदनावर, बड़ा मलहरा और मुरैना सीट पर फंसा पेच। हाईकमान इन चारों सीटों पर नहीं कर पा रहा नाम तय। इन 4 सीटों पर सबसे ज्यादा विवाद होने की आशंका। इन 4 सीटों पर कई नेता ठोक रहे दावेदारी। सभी को साथ लेकर चलना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने भी कमर पूरी तरीके से कस ली है। हालांकि बीजेपी ने अभी अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में पार्टी हाईकमान से चर्चा करेंगे। बीजेपी ये पहले ही साफ कर चुकी है कि वो अपने उम्मीदवारों की घोषणा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद करेगी। बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। बीजेपी के उम्मीदवारों का औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने में हो रही देरी भी बीजेपी की रणनीति का ही हिस्सा बताया जा रहा है। बीजेपी जल्द उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने वाली है। तमाम सियासी समीकरणों के बीच आज ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग ने उपचुनाव कराने की पूरी तैयारी कर ली है। केवल तारीखों का ऐलान होना बाकी रह गया है। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। उपचुनाव की घोषणा के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। कांग्रेस के बागी सदस्यों के पार्टी से इस्तीफे और बीजेपी में शामिल होने पर ये सीटें खाली हुई हैं। कांग्रेस सदस्यों के इस्तीफे की वजह से कमलनाथ सरकार गिरी। कांग्रेस के 25 विधायकों ने इस्तीफा दिया था। 3 विधायकों का निधन हुआ है। कमलनाथ सरकार गिरने के बाद सत्ता में शिवराज सरकार की वापसी हुई थी। बहरहाल 28 सीटों पर उपचुनाव कब होंगे, इस पर सस्पेंस आज खत्म हो जाएगा। जिन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है उनमें 28 में से 16 विधानसभा क्षेत्र तो अकेले ग्वालियर चंबल संभाग के हैं, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब एक साथ 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होगा। इन सीटों के नतीजे सरकार के साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं का भविष्य भी तय करने वाले होंगे। टीम न्यूज़ स्ट्रीट। आमतौर पर उपचुनाव को लेकर लोगों के जहन में भी ये अवधारणा रही है कि उपचुनाव यानी कि वो उस लेवल के चुनाव नहीं है। ठीक है, 1-2 सीट के चुनाव होंगे और उससे कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बार के उपचुनाव मध्य प्रदेश में बहुत दिलचस्प हैं, क्योंकि ये सत्ता बना भी सकते हैं, सत्ता बिगाड़ भी सकते हैं। तो किस तरह से राजनीतिक पार्टियों के तमाम समीकरण बन बैठ रहे हैं या बिगड़ रहे हैं, यही समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। शिव अनुराग पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके साथ साथ प्रदीप माहौर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी का सोशल मीडिया देखते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत शिव अनुराग पटेरिया जी आप ही से करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से दोनों राजनीतिक पार्टियां रास्ताकशी में लगी हुई हैं, जिस तरीके से अपनी राजनीतिक तमाम रणनीतियों को सेट कर रही हैं, आज के अगर चुनावी माहौल की बात की जाए, क्योंकि अब तारीखों का ऐलान उम्मीद की जा रही कि आज हो जाएगा, आज नजर क्या आता है दोनों राजनीतिक पार्टियों का मूड और ये चुनाव किस दिशा में जाता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, 2-3 चीज़ें बड़ी साफ हैं। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव होने वाले हैं और आज की जो स्थिति में है उसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े ताकतवर समूह के तौर पर उभर रही है। आज ये प्रोटेक्ट करना बहुत कठिन हुआ कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन स्ट्रेटजी वाइज
पोल कैंपेन के हिसाब से और पोल मैनेजमेंट के हिसाब से बीजेपी का अपर हैंड है। दरअसल कांग्रेस की सारा दारोमदार कमलनाथ के ऊपर है और इस अभियान में ना दिग्विजय सिंह भी नजर आ रहे हैं, ना सुरेश पचौरी नजर आ रहे हैं, ना अरुण यादव नजर आ रहे हैं। सबके जातिगत समूह अलग अलग हैं। अरुण यादव हैं, ओबीसी के तहत आते हैं। सुरेश पचौरी ब्राह्मण हैं, आज भले वो रायसेन गए हों, और दिग्विजय सिंह ठाकुर हैं, वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। सारा अपने कंधे पर लिए हुए हैं। दरअसल कमलनाथ की पूरी कोशिश है कि कम से कम 10-12 सीटों पर तो जीत दर्ज करा ली जाए ताकि कांग्रेस नेतृत्व के सामने अपनी मुंह दिखाई हो सके। दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी अधिकतम सीट जीतने की कोशिश कर रही है और जब नतीजे आएंगे तो फिर हम आपके साथ बैठेंगे। सबसे बड़े दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उभरेगी। और दूसरा है कि भाजपा को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए सिर्फ 8 सीटों की जरूरत है, लेकिन अगर कांग्रेस को सत्ता में आना है तो पूरी 28 की 28 सीटें उसे जीतना पड़ेंगी और 28 के 28 कांग्रेस जीत नहीं पाएगी। मैं किसी के लिए अशुभ की कल्पना नहीं करता हूं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, भाजपा के लगभग 25 प्रत्याशी तय हैं, लगभग इसलिए कि 25 जो लोग कांग्रेस से आए हैं वो साधु सन्यासी होने के लिए नहीं आए हैं, वो चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। उनको बीजेपी ने एश्योर भी किया है और वो अपना कैंपेन भी शुरू कर गए हैं। जो 3 लोग हैं जो असामयिक मृत्यु के कारण जिनके 3 चुनाव हो रहे हैं, उनके बारे में जरूर भाजपा सोच सकती है और नए किस्म के प्रत्याशी खड़ा कर सकती है, अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी, क्योंकि 25 जिन क्षेत्रों में कांग्रेसी प्रत्याशी हैं भाजपा में आए हुए, उनको लेकर विद इन द बीजेपी काफी असंतोष है। ठीक है सर, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही और यहीं से चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बीजेपी का एज प्रदीप माहौर साहब तमाम जो दिग्गज लोग हैं वो भी देख पा रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटिरिया जी भी बता रहे हैं। लेकिन अगर हम आपसे सोशल मीडिया कैंपेन को लेकर समझने की कोशिश करें, क्योंकि अब बहुत हद तक चुनाव जो है वो सोशल मीडिया पर भी लड़े जाते हैं। आपके प्रशंसक जो होते हैं वो भी हर तरह की बातें करते हैं। कई बार पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता होते हैं वो भी वहाँ पर कैंपेनिंग उस तरह की चलाते हैं जहाँ पर लोगों का समर्थन मिलता है, बनता बिगड़ता है। क्या देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, किस तरह से लहर, क्योंकि लहर की बात बीजेपी बहुत पहले से करती आई है, क्या सोशल मीडिया पर ट्रेंड है इस वक्त बीजेपी का? भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य रहा है कि हमेशा सोशल मीडिया पे जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, उनको दिखाया जाए, जिससे जनता तक हम पहुंच पाए, उनको ये बता पाए कि हम लोगों ने क्या क्या काम किए हैं। अभी बीच में जैसे थोड़े समय के लिए कांग्रेस की सरकार थी, तो इन्होंने जो जो योजनाएं बंद करी और जो जो काम रुके उस समय पे, उनके बारे में भी जानकारियां हम जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जैसे देखने में आ रहा है कि एक बड़ी योजना थी जिसका नाम कन्यादान, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना था, जिसको कि कांग्रेस ने बंद कर दिया। और ये इससे हमारी जो बहनें हैं जिनका शादी ब्याह हो रहा है वो लाभान्वित हो रही थी, उसको बंद करना अपने आप में एक शर्मनाक विषय है। और इसको बंद करने के बाद में अभी भी कांग्रेस जो है बड़ी बड़ी बातें करती है, महिला सुरक्षा की और शादी की और इन सब चीजों की। तो ये सारे विषय जो हैं इनको जनता तक पहुंचाया जाए, जनता को समझ में आए कि किस तरह से कांग्रेस की नीति रही है, किस तरह से कांग्रेस की रीति रही है, इनके जो वादे रहे हैं वो अलग रहे हैं और जो धरातल पे जो उन्होंने काम किया है वो बिल्कुल अलग रहा है उससे और बहुत ही कमजोर रहा है इनका कार्य। ठीक है, इन चीजों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन आप कितना पहुंचा पाएंगे, क्योंकि अभी भी आप चुनाव देखें तो बहुत अलग अलग मुद्दों पर बातें होती रही। दीप्ति बहुत अच्छे से इस पर बात कर पाएंगी। दीप्ति, उषा ठाकुर एक ऐसी मंत्री रही हैं जिन्होंने इसमें राष्ट्रवाद के भी मुद्दे को जोड़ते हुए नया तड़का देने की कोशिश की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने गद्दारों की बात की, भारतीय जनता पार्टी ने किसान कर्ज माफी की बात की, जो स्थानीय मुद्दे थे उससे इतर बातें बहुत सारी होती रही। यानी कि उपचुनाव में भी बस उतना बनता रहा जो कि लोकसभा इलेक्शन में हमने देखा, उससे पहले विधानसभा इलेक्शन में हमने देखा। बिल्कुल स्थानीय मुद्दे तो बनते रहे अनुराग, लेकिन इस बार का जो इलेक्शन है, उपचुनाव, ये सारे चुनाव से बहुत अलग है, क्योंकि 15 साल तक लगातार बीजेपी की सरकार के बाद 15 महीने की कांग्रेस की सरकार है। और अभी हम जो बात कर रहे थे लगातार सोशल मीडिया की, तो उसी की बात हो रही है। सोशल मीडिया को कांग्रेस भरपूर इस्तेमाल कर रही है। हालांकि बीजेपी ने भी बाकी सारे चुनाव में बहुत इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं ये स्थिति है कि कांग्रेस ने जितने भी सारी बातें कही, जो चीज़ें, जो माइंडसेट लोगों का बनाने की कोशिश करी, वो पूरी तरह से
सोशल मीडिया पे हो रही है। इसमें 18 साल से लेकर 30-35 साल तक के वोटर के माइंडसेट को बनाने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस ने कितना किया था 15 महीने में जो आपको 15 साल में नहीं मिला, और आने वाले क्या क्या प्लानिंग आगे कांग्रेस की थी इस पे भी बात की जा रही है। निश्चित ही उपचुनाव है तो मैनिफेस्टो जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, लेकिन प्लानिंग क्या क्या थी एक एक करके पेपर निकल कर आ रहे हैं, उन सारे पेपरों का हवाला दिया जा रहा है, पूर्व मंत्री अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। और जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ स्थानीय स्तर पे दिख रही हैं तो बीजेपी की भी कोशिश है कि कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी चीज़ें देने की कोशिश करे जिसमें जनता उसके बाद जनता देखे कि बीजेपी कहाँ बेहतर है। तो सबसे आम तौर पर पिछले कई सालों से मुद्दा जो है देशद्रोह और राष्ट्रवाद का बड़ी तेज़ी से चलता है। जब जब चुनाव आते हैं यही मुद्दे सामने आ जाते हैं। तो शायद यही वजह रही कि एक जैस संगठन जो एक आदिवासी संगठन है जहाँ से झगड़ा शुरू हुआ, तो उसके बाद उषा ठाकुर जो अपने बयानों के लिए हमेशा जानी जाती हैं, उन्होंने कांग्रेस को ही सीधे तौर पे जो है देशद्रोही बता दिया, कांग्रेसियों को की राष्ट्रभक्ति पर सवाल खड़े कर दिए कि पूरी की पूरी कांग्रेस जो है वो देशद्रोही है। तो निश्चित ही मुद्दों को भटकाने की कोशिश हो रही है। अगर हम इन चुनाव में देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ कोविड है, सबसे बड़ा मुद्दा अगर है तो बेरोजगारी है, लेकिन उस पर अभी कहीं बात नहीं हो रही। सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस एक ट्रेंड सेट करती है, बीजेपी या तो उस पर रिप्लाई करती रहती है, या फिर बीजेपी एक बयानबाजी करती है जिसपे बीजेपी सोशल मीडिया पे फैलाने की कोशिश करती है, फिर कांग्रेस उसके रिप्लाई देती है नहीं देती। कुल मिला के सारे चुनाव सोशल मीडिया के जरिए या सिर्फ बयानबाजी के जरिए अब जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा वहां पर बल्लेबाजी करना राजनेता शुरू कर देंगे, गेंदबाजी करना शुरू कर देंगे, और देखने वाली बात ये होगी कितने चौके कितने छक्के लगते हैं। रविकांत, लेकिन इस 2020 के सीजन में ये जरूर देखा गया कि भले ही स्थानीय स्तर के चुनाव हो, दिल्ली का जो दरबार है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो चाहे बीजेपी का हो, वो पूरी तरह से सक्रियता दिखाता रहा। किसी भी तरीके से दिल्ली दरबार ने इसमें ढील नहीं छोड़ी। अब मसलन आज देख लीजिए कि आज शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाने वाले हैं, वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, हो सकता है उपचुनाव को लेकर कई सारी बातें हों, रणनीतियों में कोई बदलाव हो। बिल्कुल, देखिए उससे पहले एक और अपडेट आपको दे दूं कि चुनाव आयोग में जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है, और आज ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आज देर शाम तक किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। 25 तारीख को जो चुनाव आयोग की बैठक हुई थी, उस बैठक में स्पष्ट किया गया था कि 29 तारीख को बैठक होगी और उस बैठक के बाद ही चुनाव जो उपचुनाव होने वाले उनकी तारीखों की घोषणा की जाएगी। करीब 64 सीटें हैं जो उपचुनाव है पूरे देश भर की, अगर बात करें उसको लेकर एक बैठक अहम बैठक बुलाएगी, तो बैठक खत्म हो चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि देर शाम तक चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। ठीक है रविकांत, लेकिन बातें यहाँ पर दोनों राजनीतिक पार्टियों के यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के आलाकमान को लेकर हो रही थी, क्योंकि समय समय पर दिल्ली दरबार में हाजिरी लगती रही है, चाहे वो कमलनाथ की कह लीजिए चाहे शिवराज की कह लीजिए। पूरा होल्ड इस पूरे चुनाव में दिल्ली का रहा है। ये हाजिरी का विषय नहीं है, ये विषय है डिसिप्लिन का। भारतीय जनता पार्टी में एक डिसिप्लिन है, एक कैडर है, जहां पे सभी आपस में सामंजस्य करके, आपस में चर्चा करके और डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं। उस निर्णय के ऊपर ही आगे फैसला होता है और उन फैसलों की वजह से ही पार्टी आज इस स्थान पे है जिस स्थान पे आपको दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस जैसा रवैया नहीं है जहां पे उनके यहाँ पे अभी भगदड़ मची हुई है। करारा में अभी सुनने में आया शकुंतला खटीक जी जो है वो पार्टी छोड़ दी है, और भी बहुत सारे वहां पे कार्यकर्ता हैं उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। एक तरफ तो टिकट वितरण हो रहा है, दूसरी तरफ पार्टी में भगदड़ मची हुई है। ठीक है सर, वैसे सवाल तो रविकांत से था, लेकिन अच्छा हुआ आपने इस पर जवाब दे दिया। शिव अनुराग पटेरिया जी, क्योंकि अभी तक पूरे चुनाव में जिस तरीके से राजनीतिक रंग देखने को मिले, ये क्या यहाँ पर राजनीतिक दिशा बिछा दी गई है? क्योंकि आज अभी इंतजार किया जा रहा है चुनाव की तारीखों का ऐलान का, उसके बाद हो सकता है और राजनीतिक पार्टियां कुछ पत्ते खोलें। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते हुए बहुत हद तक रणनीति साफ जरूर कर दी है। आपका कहना बिल्कुल सही है। दरअसल एक घटक का आप जिक्र हम सब नहीं कर पा रहे हैं, वो है बीएसपी। बीएसपी मध्य प्रदेश में इस बार कुछ जीतेगी भी और खेल बिगाड़ेगी। बीएसपी ने अगर बीजेपी के वोट काटे तो बीजेपी को नुकसान हो जाएगा, और अगर कांग्रेस के वोट काटे तो कांग्रेस को भयंकर नुकसान हो जाएगा। दरअसल पिछली बार जो कांग्रेस की जीत थी और जिस कारण उनकी सरकार बनी, उसकी चीफ आर्किटेक्ट चंबल और ग्वालियर का इलाका था, और वहां पर अब 16 चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले हैं। वहां पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल
माहौल बनने का या सारी चीज़ों का पिछले चुनाव में एक बड़े कारण थे कि वहाँ पे दलित आंदोलन हुआ था, SC/SC एक्ट को लेकर सवर्णों का आंदोलन हुआ, कई लोग इस आंदोलन में मारे गए और अंत में उसका गुस्सा बीजेपी की सरकार पर फूटा। इस बार क्योंकि कोई आंदोलन नहीं है तो इसके कारण से वो वोटर, बीएसपी का वोटर किस तरह से बिहेव करता है। दूसरा ये, बीएसपी कभी भी बाई इलेक्शन में चुनाव नहीं लड़ती है, इस बार पूरी ताकत के साथ बीएसपी चुनाव के मैदान में है और बीएसपी का वही वोट बैंक है जो कभी कांग्रेस का बेस वोट बैंक हुआ करता था SC। तो अब वो वोट बैंक किस तरह से बिहेव करता है, वो कांग्रेस के साथ जाता है, बीएसपी के साथ जाता है या बीजेपी के साथ जाता है, मुझे लगता है इस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है और दोनों दलों की निगाहें उनको लेकर अटकी हुई हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, सत्ता में रहने के अपने फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। भाजपा मध्य प्रदेश में सरकार में, दिल्ली में सरकार में है, तो कुल मिला के एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में तो नहीं, लेकिन दिल्ली को लेकर अपेक्षाओं के बारे में आप बात कर सकते हैं। राज्य सरकार को अपनी बातों को कहना है। इनके कुछ बड़बोले मंत्री हैं जो माहौल खराब करते रहते हैं, जैसे इमरती देवी और उषा ठाकुर। बेबजाय अगर ये लोग मुंह खोलते हैं तो कुछ ऐसा निकलता है जिससे बवंडर पैदा हो जाता है। सबसे बड़ी बात है, चुनाव इशूज पर होना चाहिए, लेकिन दोनों पार्टियां मुद्दों पर, चुनाव के स्थान पर, सेंटिमेंटल इशूज पर, गद्दार पर, बेईमान पर, धोखेबाज पर और ये सारी चीजें देशद्रोही पर ले जा रहे हैं। मुझे लगता है बहुत ही खराब चीजें हैं। मुद्दा होना चाहिए कोरोना, मुद्दा होना चाहिए स्वास्थ्य, मुद्दा होना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट, मुद्दा होना चाहिए हमारे फ्यूचर का प्लानिंग। वो सारी चीजें नदारद है। शिक्षा खत्म हो गई है, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। थाने में एक व्यक्ति को गोली मार दी जाती है और पुलिस झूठा करती है। राज्य का एक बड़ा पुलिस अफसर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है, उस पर कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं होती है, उसका ट्रांसफर कोई कार्रवाई नहीं है। मुझे लगता है सरकार को लैंडमार्क कोई डिसीजन लेना पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक बात है सर, सरकार को मुद्दों से कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होता हुआ नजर आया। मैं इस पर बात प्रदीप माहौर साहब आपसे करता हूं, क्योंकि जो चुनाव आप लोगों ने शुरुआत की वहां पर आपने 15 महीने के कमलनाथ के शासनकाल को जमकर कोसा। किसानों की कर्ज माफी को लेकर आप लोगों ने बहुत हद तक उन्हें घेरने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार जब विधानसभा का सत्र हुआ वहां पर आप लोगों ने जो विधानसभा में जवाब दिया कर्ज माफी को लेकर, आपकी एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं माहौल बदलती हुई नजर आई। लेकिन दूसरे मुद्दे, मसलन कि आप ग्वालियर चंबल के क्षेत्र की बात कर लीजिए, अवैध खनन, रोजगार का मुद्दा, कोविड को लेकर ये बातें नहीं होती नजर आ रही हैं, जिसका जिक्र दीप्ति ने भी किया, शिव अनुराग पटेरिया जी ने भी किया। तो क्या ये मुद्दे भारी पड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी पर? क्योंकि मंच से इस पर ना शिवराज सिंह चौहान बोलते हुए नजर आ रहे हैं, ना ज्योतिरादित्य सिंधिया बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अतिथि विद्वानों का मुद्दा उठा लीजिए, राज्य भर में अतिथि विद्वान परेशान है, ग्वालियर चंबल के अतिथि विद्वान प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इन मुद्दों पर कहीं बीजेपी की कोई कोशिश नहीं है बात करने की। इन विषयों पे काम हो रहा है और इन विषयों पे जो काम हो रहा है वो दिखाई भी पड़ रहा है। रही बात राष्ट्रवाद के मुद्दे पे, तो राष्ट्रवाद मुद्दा ना होके राष्ट्रवाद हमारे लिए एक हृदय का विषय है। हमारे हृदय में हम भारत माता की पूजा करते हैं, तो भारत माता जो है हमारे हृदय में विराजमान है। और अगर कहीं भी उसके खिलाफ कोई भी बात करेगा, उनके खिलाफ कोई भी बात करेगा, तो उसके ऊपर हमारे राजनेता जो है उषा ठाकुर के बयान को जस्टिफाई कर पाएंगे क्या आप? क्योंकि ऐसा क्या मौका था कि वो राष्ट्रवाद बता रही थी और ये राष्ट्रवाद चुनाव के समय पर ज्यादा क्यों नजर आता है? उषा ठाकुर के तो मुझे बयान याद नहीं जहां उन्होंने 2 से 4 बार राष्ट्रवाद का बहुत ज्यादा जमकर जिक्र कर दिया हो। राष्ट्रवाद का मुद्दा ये कोई मुद्दा नहीं है, ये विषय है जिसके ऊपर आप किसी से भी चर्चा करेंगे तो वो बोलेगा कि कांग्रेस राष्ट्रवाद के जो विषय है उसके ऊपर पीछे हट जाती है हमेशा। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले देखने में आया कि राहुल गांधी जी के पार्टी के ऊपर एक इल्जाम लगा, जो कहीं प्राइवेट न्यूज़पेपर से कहीं से आया, कि उन्होंने चाइना के साथ में गुप्त एग्रीमेंट किया हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने इसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया आज तक, कभी भी नकारा भी नहीं कि हमने कोई गुप्त एग्रीमेंट नहीं किया हुआ है। हम लोग बार बार बोलते रहे, सभी लोग राष्ट्रीय स्तर पर आप इस मुद्दे को उठाते हैं, वहां पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश करते हैं, उस पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश के उपचुनावों में राष्ट्रवाद कांग्रेस का जोड़ देना या फिर देशद्रोह जोड़ देना, यह समझ से परे सर। क्योंकि सवाल तो यही है कि आज बात रोजगार की कीजिए, गिरती हुई जीडीपी की कीजिए, मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था की कीजिए, ये तो मुद्दे अभी तक नजर ही नहीं आए चुनाव में। जीडीपी का मुद्दा, जैसे आप बोल रहे हैं, जीडीपी का कोई इस समय मुद्दा नहीं है, क्योंकि जिस समय पे हमारा पूरा देश लॉकडाउन में गया, उस पीरियड में अभी हमने जीडीपी को अगर देखें तो हमने 4.5 महीने की जीडीपी डिक्लेयर करी है।
सरकार ने 4.5 महीने की करने का लक्ष्य यही था कि हमारा जो 2 महीने का लॉकडाउन हुआ है, जिस समय पे आपने पूरा का पूरा राष्ट्र ही बंद कर दिया, हर सारी दुकानें बंद कर दी, उस समय पे जीडीपी का क्या कैलकुलेशन करेंगे? जीडीपी का कैलकुलेशन अगले क्वार्टर में आएगा हमारे पास में, जिसमें आपको जीडीपी की बेहतर स्थिति दिखाई पड़ेगी और अगले साल में अगर आप देखेंगे तो जाके जीडीपी अपनी अच्छी पोजीशन पे पहुंचेगी। जीडीपी के साथ साथ जीडीपी का जैसे आपने मुद्दा उठाया, तो मैं आपको एक चीज और बता दूं इसके अंदर कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास में जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट है और हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी हमारा जो क्या बोलते जो इंडिया में फॉरेन करेंसी का फ्लो होता है, वो जबकि हमारे यहाँ पे इस समय पे कोई भी फॉरेन टूरिस्ट नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो वेल मेंटेन्ड है। ये बताता है कि ठीक है देश जो है, प्रदीप मार साहब, जाहिर तौर पर आपने जीडीपी को लेकर जो इतनी भी बातें कही हैं, सर सुनिए, चुनाव विजनरीज होना चाहिए, क्यों मुद्दे से डिस्ट्रैक्ट करके चुनाव आप लोग लड़ना चाह रहे हैं? असल तो सवाल यही है, क्योंकि बातें अगर आप जीडीपी पे कीजिए, उसके आने वाले समय में इन्फ्लुएंस को कीजिए, कैसे आप लोग उसे उठाएंगे उस पर कीजिए, तो समझ में आता है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी विजनरीज बड़ी हैं। लेकिन आप लोग अगर चुनाव लड़ रहे हैं देशभक्ति पर, देशद्रोह पर, और खासतौर पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में उन 28 सीटों की बात करें तो ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में या फिर मालवा के क्षेत्र में आप देशद्रोह या फिर इनकी बातें करके क्या दिखाना चाहते हैं? असल में तो सवाल इस बात को लेकर है। देखिए, देशद्रोह पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जनता को यह बताना तो आवश्यक है कि अगर कोई देश, तो आपको लगता है कि जनता तय नहीं कर पा रही कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोह है? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, जनता तो अपना तय करती है, हमारा काम होता है। तो छोड़ दीजिए ना साहब, फिर मुद्दे की बात कीजिए। अरे विचार तो हम पहुंचाएंगे ना, विचार पहुंचाना तो हमारा हक है, उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते ना कभी भी। चलिए ठीक है, तो हम अपने विचार देंगे। अगर राहुल गांधी जी इसके ऊपर कोई बयान नहीं देते, उनके ऊपर इतना बड़ा सर विचारों से आप खेल कर जाते हैं, आप भी जानते हैं ये बात। शिव अनुराग पटेरिया जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप जवाब दे सकते हैं इन्हें। देखिए, कुल मिला के माहौर साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और अच्छी तरह से बात कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो बाई इलेक्शंस होते हैं वो लोकल इशूज पे होते हैं। सबसे पहले लोकल इशूज, यानी अगर कोई चुनाव महगांव में हो रहा है और कोई चुनाव जौरा में हो रहा है तो जौरा के मुद्दे पहले होंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात, फिर उसके बाद प्रदेश के मुद्दे होंगे। देखिए, इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का तड़का लगाना एक व्यर्थ की बात हो जाती है। मुझे लगता है, वही मैं आपसे कह रहा हूँ, सेंटिमेंटल इशूज के लिए बहुत सी चीजें हैं। बात करिए तो करेरा के डेवलपमेंट की बात करिए, बात करिए तो ग्वालियर पूर्व के डेवलपमेंट के, तो अरे हुजूर एक बार बात कर लें दीजिए। प्रदीप माहौर साहब सुन लीजिए, वो अहम बातें कह रहे हैं, फिर मैं आपके पास रिएक्शन जरूर लूंगा। कांग्रेस के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी जवाब नहीं दे पाएंगे। जी शिव अनुराग पटेल, संक्षेप में सर। देखिए, इतना शिष्टाचार रखिए कि इतना शिष्टाचार रखिए कि मैं आपसे आपको सम्मान करता हूं, तो आप अनावश्यक रूप से व्यवधान पैदा न करें। मुझे लगता है कि इस पर आपको विचार करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, क्या मैं गलत कह रहा हूं कि लोकल इश्यूज पे बात नहीं होना चाहिए? क्या मध्य प्रदेश की बात होना चाहिए? गलत कह रहा हूं? दिक्कत यह है, जब नेशनल लेवल के नेशनल पर्सपेक्टिव के चुनाव होते हैं तब राष्ट्रवाद बहुत बड़ा मुद्दा होता है। लेकिन गद्दार, बेईमान या कामचोर या क्या नालायक जैसे शब्दों का उपयोग मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता हूं। और एक कुल मिलाकर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश है, भटकाने की कोशिश है, और ये दोनों दलों की तरफ से हो रही है। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस की ओर से पंकज शर्मा जी जुड़े हुए हैं, अभी जुड़े हैं। पंकज शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के ऊपर दरअसल ये आरोप हमेशा से लगते रहे चुनावों में कि वो मुद्दे जो बीजेपी की तरफ से क्रिएट किए जाते हैं उसमें वो भटक जाते हैं। क्योंकि अगर मौजूदा समय में बात अर्थव्यवस्था की जाए, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की, या फिर अगर बात बेरोजगारी की जाए, या फिर कोरोना की बात की जाए, तो मौजूदा समय में वो बिल्कुल फिट बैठते मुद्दे हैं। लेकिन दूसरे मुद्दों पर बातें हो रही हैं तो उस पर कांग्रेस पार्टी भी अपना रिएक्शन दे रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत ही यहीं से करूंगा कि मेरे साथी प्रवक्ता ने जो हम पे आरोप लगाया कि हमने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद कर दी थी, तो हमने बंद नहीं करी थी, हमने 26,000 को बढ़ा करके 51,000 रुपए करी थी। ये इनके सूचना में डाल दूं ताकि भविष्य में आगे किसी चैनल की डिबेट में ये इस तरह की बात न करें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि किसान कर्ज माफी योजना के माध्यम से ही जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने ऐलान किया था और जिसको हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने पूरी ताकत से उन्मूलन किया था, उसके तहत हम सत्ता में आए थे और हमने लगभग 26.5 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। इसकी पुष्टि स्वयं इनकी खुद की सरकार के कृषि मंत्री ने कर दी थी। अब रही बात इनके कहने की कि हमने रीति नीति से शासन नहीं चलाया या हमने जनता के हितों का ध्यान नहीं दिया। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, इंदिरा गृह ज्योति योजना जो माननीय कमलनाथ जी द्वारा लागू की गई और प्रियव्रत सिंह जी द्वारा 15 माह तक बिल्कुल सुधर रूप से चलाई गई, जिसमें कई भाजपाइयों के भी 100 रुपए बिजली के बिल
आए, जिसका लाभ उन्होंने भी उठाया, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छे, सुदर और साक्षर और सुदृढ़ तरीके के शासन की पहचान थी। अब आप जो बार बार ये बात कह रहे हैं कि हमने गद्दार, नालायक और इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, तो कहीं ना कहीं ये वास्तविकता है कि एक अच्छे चलते हुए शासन के अंदर आपसी महत्वाकांक्षा और हताशा की वर्जना में आकर के माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने हमारी पार्टी के साथ धोखा किया और धोखा कर करके उन्होंने भारतीय पंकज शर्मा जी बहुत संक्षेप में 10 सेकंड में इस बात का जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप जो बातें यहाँ पर टीवी डिबेट में बैठकर बोल रहे हैं, चुनावों के दरमियान तो वो मुद्दे, क्योंकि चुनावी मंच से तो वो हवा हो जाते हैं, फिर बातें गद्दारों की हो रही होती है, फिर बता रहे होते हैं कि हमारी सरकार कैसे गिराई गई। आपके 15 महीने के शासनकाल को जिस पर ज्यादा सवाल खड़े किए जाते बीजेपी की ओर से, उस पर ज्यादा स्पष्टीकरण देते हुए नजर नहीं आते चुनावी मंच पर। देखिए, अभी सावेर की सभा में कमलनाथ जी ने 38 मिनट का अपना भाषण दिया, जिसमें उन्होंने 24 मिनट कंटिन्यूसली अपने द्वारा किए गए की योजना, किसान कर्ज माफी योजना, इन सब का स्पष्टीकरण दिया। और हम प्रवक्ता लोग भी जो चैनलों पे इस बात का स्पष्टीकरण दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा जो सर, तभी तो कर्ज माफी, जिस पर ये खुद बीजेपी मानती है कि कर्ज माफी हुई है, उस पर भी स्पष्टीकरण तब हो पाया या फिर जनता को भरोसा तब हो पाया जब खुद विधानसभा में बीजेपी ने इसे एक्सेप्ट किया। तो क्या आप मुद्दों के बीच में खुद घूम जाते हैं? बहरहाल विनोद हमारे सहयोगी ग्वालियर से जुड़ गए हैं। बहुत संक्षेप में विनोद, आखिरी वक्त मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि मुद्दों की बात हुई नहीं है इस बार के विधानसभा चुनाव में। अगर हम लोग स्थानीय स्तर पर मुद्दों की बात करें, क्या मुद्दे वहां पर नजर आते हैं जो राजनेताओं को वाकई उठाना चाहिए चुनाव में? और अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो हम लोग किस तरह से राजनीति बदलते हुए देख पाएंगे? देखिए, 2-3 बहुत अहम मुद्दे हैं अनुराग। पहला मुद्दा तो यही है कि आज जो शिक्षक, चाहे वो अतिथि शिक्षक हो या चयनित शिक्षक हो, दोनों ही इस समय धरने पर बैठे हुए हैं। और आज ये शिक्षक ये पूछ रहे हैं कि सिंधिया जी सड़क पर उतरिए। उस समय तो आपने कहा था सड़क पर उतर जाएंगे, लेकिन उनकी बात सुनने के लिए कोई नहीं आ रहा। और सरकार उनकी नियुक्ति के लेकर क्या करेगी, इस बारे में किसी ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। केवल उनकी बात सुनने के लिए मंत्री और विधायक आ जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो रोजगार देने का वादा किया था पिछली सरकार ने भी, इस सरकार ने भी, वो बेरोजगारों की संख्या आज भी बहुत बड़ी है, जो कि कहीं ना कहीं भटक रही है। कर्ज माफ़ी की अगर बात करते हैं तो जो कर्ज माफ़ी का बयान कांग्रेस सरकार ने दिया था पिछली सरकार में, और फिर काफ़ी हद तक उसे पूरा करने की कोशिश की, पहले 50,000 फिर 1 लाख। उनका ये कहना है कि सरकार रहती तो 2 लाख तक भी करते, लेकिन बीजेपी ने साफ इनकार कर दिया है कि हम कर्ज माफी नहीं करेंगे। सम्मान निधि बढ़ा दी है, जो 4,000 देते थे, 6,000 देते थे, वो 10,000 हो गई है। तो इनके अलावा जो सबसे बड़ा है, इस समय हेल्थ में बहुत ज़्यादा जरूरत है संसाधन जुटाने की। और जनता इन मुद्दों को समझ रही है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां भले इन मुद्दों से बचे हैं, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है कि उसकी जरूरतें कैसी हैं और उससे किस हिसाब से वोट देना है। लिहाजा आने वाले चुनाव में इंपैक्ट देखने को मिलेगा। बहुत माफी प्रदीप मावर साहब, इतना ही वक्त इजाजत देता है, इसलिए मैं आपको वक्त और नहीं दे पा रहा हूँ। पंकज शर्मा जी, आप लेट जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। शिवनराग पटेरे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम एनालिसिस के लिए। दीप्ति, आपका भी बहुत शुक्रिया। विनोद, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर उपचुनाव का 2020 जारी है। देखना होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद किस तरह से और राजनीति मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, क्योंकि टक्कर जो है वो कांटे की मानी जा रही है। रुकें छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार न्यूज़ फीड पर जारी हैं।